नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। पार्टी में अनदेखी से नाराज कांग्रेस विधायक हरीश धामी का बड़ा बयान। 2027 में कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में मंथन के बाद सीएम धामी के उपचुनाव को लेकर जल्द तस्वीर होगी साफ। चंपावत से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री धामी, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी। भीतरघातियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने संगठन में बदलाव की अटकलों पर लगाया विराम। मदन कौशिक ही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में नदारद दिखे प्रीतम सिंह। पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की सुगबुगाहट तेज, सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू। और हनुमान जयंती पर हुए पथराव के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। रुड़की में हुई घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात, 13 लोगों समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज। और एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको देहरादून से। जी हां, कांग्रेस विधायक हरीश धामी का बड़ा बयान। 2027 में कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। लगातार हरीश धामी जो हैं पार्टी के खिलाफ, पार्टी हाईकमान के खिलाफ पिछले दिनों बयान देते आ रहे थे और अब उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये साफ कर दिया है कि 2027 में कांग्रेस के टिकट पर हरीश धामी जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कांग्रेस में लगातार जिस तरह से अंदरूनी कलह दिख रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं विधायक। जी हां, अब आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार गुटबाजी की खबरों से असहज हो रही है। वो अलग बात है कि पार्टी नेता इसको दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन अब इस बीच हरीश धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, और पार्टी में विधायक बने रहना नहीं चाहते हैं। ये हरीश धामी का बड़ा बयान है। आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई प्रश्न नहीं मानिए। जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं। और आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर गोलापाट ट्रंचिंग ग्राउंड में भीषण आग लगी है और आग की वजह से ट्रंचिंग ग्राउंड में जो आग लगी है इससे चारों तरफ जहरीले धुआं जो उठ रहा है, उससे लोगों की अब परेशानियां काफी बढ़ गई हैं और लोगों में नगर निगम के खिलाफ खासा रोष व्याप्त है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से ट्रंचिंग ग्राउंड में लगी आग पर काबू पाने की कोई भी कोशिश या किसी तरह का कोई प्रयास होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश है। तो आपको बता दें कि इस वक्त हल्द्वानी से ये खबर आ रही है, जहां हम आपको बता रहे हैं कि ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगने से लोग परेशान हैं। जो धुआं वहां पे जहरीला उठ रहा है उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में नगर निगम के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। सीएम धामी के उपचुनाव को लेकर अब जल्द तस्वीर साफ होने वाली है और ये बताया जा रहा है कि चंपावत सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उपचुनाव लड़ेंगे। जी हां, दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है और ये तय हुआ है कि चंपावत से जो है सीएम धामी उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन करीब करीब ये तय हो गया है, ये फाइनल माना जाए कि जो सीएम धामी है वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली में आला नेताओं के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है और लगातार इससे पहले अभी हम आपको दिखाते रहे हैं कि चंपावत के अलावा 1-2 सीट और थी जहां पर मुख्यमंत्री धामी के उपचुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब करीब करीब ये फाइनल हो चुका है कि जो सीएम धामी हैं वो चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे और अब बस बाकी रह गया है तो वो है औपचारिक ऐलान। विधानसभा चुनाव में भीतरघात के आरोप लगाने वालों पर बीजेपी शिकंजा कसने की तैयारी में है। देहरादून आए बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने साफ कर दिया है कि भीतरघातियों पर अनुशासन समिति एक्शन लेगी। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश संगठन में फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव से दुष्यंत कुमार ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जिन 23 सीटों पर हार मिली, फिलहाल पार्टी उसकी समीक्षा करने के साथ भीतरघातियों पर शिकंजे कसने की तैयारी में है। संगठन में किसी तरह के बदलाव की अटकलों पर उन्होंने विराम लगाया। सभी विधानसभाओं पर कुछ कंप्लेंटें आ रही थी चुनाव को देखते हुए और हमने सारे वरिष्ठ अपने कार्यकर्ताओं को सब विधानसभाओं में भेजा था
वहाँ से कुछ रिपोर्ट वो लेकर आए हैं। कुछ जगह अनुशासनहीनता भी हुई है, उसके सत्यापन के लिए अब हमने अनुशासन समिति जो है उनको दे दी है रिपोर्ट, और वो आने वाले समय में जब भी हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट देंगे फिर उस पर संगठनात्मक बैठकर चर्चा करेंगे सभी लोग और क्या कार्रवाई करनी है उस पर निर्णय करेंगे। 3 मई से प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लिहाजा शासन प्रशासन स्तर तक तैयारियों को लेकर काम किया जा रहा है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता 4 धाम यात्रा का सफल संचालन है। 4 धाम यात्रा को लेकर सोमवार को बैठक कर अधिकारियों से तैयारियों पर अपडेट जानकारी ली जाएगी। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि 4 धाम यात्रा के सुचारू होने से इससे परिवहन को भी लाभ होगा। अभी मेरी प्राथमिकता 4 धाम यात्रा की है और 18 तारीख को 4 धाम यात्रा की बैठक है। मैं चाहूँगा कि इस साल की 4 धाम यात्रा निष्कंटक हो, सहूलियत भरी हो और ऐतिहासिक हो, ऐसा मेरा प्रयास होगा। और हमारी 4 धाम यात्रा होगी तो परिवहन सेक्टर को भी उससे लाभ होगा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी कुर्सी संभाल ली है। करण माहरा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने करण माहरा को बधाई दी, लेकिन विधायक प्रीतम सिंह की गैर मौजूदगी को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह जो है वो सुगबुगाहट की तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी के अंदर अनुशासन पहली प्राथमिकता होगी और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए भी जो है हर संभव कोशिश की जाएगी। इसका काम अंकुश लगाना है और अंकुश लगाने का ही काम मैंने करना है। पहले विधानसभा में लड़ता था, अब सड़कों में लड़ूंगा, गली मोहल्लों में लड़ूंगा और विधानसभा में जो हमारे साथी जो विषय उठाएंगे उनको लेकर प्रचंड ताकत के साथ मैं जनता को जागरूक करने का काम करूंगा और आंदोलन करूंगा। प्रीतम सिंह जी के अपने क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उन्हीं के एक बहुत नज़दीकी 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं है, सभी विधायक यहाँ लगभग हैं और नेगी जी के घर में अपने परिवार में शादी है, तो इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। आज सारा कार्यकर्ता यहाँ है, संगठन यहाँ है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन यहीं हैं। आज फिर एक बार बात कांग्रेस की ही होगी, लेकिन इस बार बात कांग्रेस के एक नेता की होगी जो समूची उत्तराखंड कांग्रेस के लिए सबसे अहम नाम है। अहम होने की वजहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अहम है कि इस बात से भी इनकार नहीं होगा। आमतौर पर इस नेता का होना उत्तराखंड में कांग्रेस का जरूरी माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बदले हालात में अब कांग्रेस की राजनीति का यही अजात शत्रु युद्ध भूमि से पलायन करना चाहता है। चलिए ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि एक योद्धा के पलायन के चले जाने से क्या होगा। गुटों में बटी कांग्रेस, बट कर फिर बटने को तैयार कांग्रेस। पहले राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से हारी कांग्रेस, अब अपनों से हारने को तैयार कांग्रेस। उत्तराखंड में कांग्रेस का कुल यही फलसफा है, गुटबाजी, नाराजगी और फिर नाराजगी और गुटबाजी। कांग्रेस में कब कौन नाराज हो जाए, कब कोई नया गुट बना ले, कब कौन पार्टी छोड़ने की बात करने लगे, ये या तो खुद करने वाले को ही पता होता है या फिर खुदा को। लेकिन इस गुटबाजी और बयानबाजी वाली कांग्रेस में उम्मीद की जो आखिरी किरण बची थी, वो किरण भी अपना पता बदलने को बेताब है। जिस हरीश रावत के चेहरे पर कांग्रेस ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरे, 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर एक बार मैदान में उतरे, वही हरीश रावत अब राजनीति के मैदान से बाहर जाने को तैयार दिखते हैं। भले ही हरीश रावत अपना ठिकाना बदलने के लिए अपनी बढ़ती उम्र और तबीयत के नासाज होने का हवाला दे रहे हो, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि लगातार 3 चुनाव में मिली हार का जख्म हर जख्म पर भारी है। 2017 में यही हरीश रावत 2 विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पुरानी और पैठ वाली सीट नैनीताल सीट पर भी उन्हें राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में माना जा रहा था, उस दौर में भी हरीश रावत न तो खुद जीत पाए, न अपनी पार्टी की सत्ता में वापसी करा पाए। लगातार हार और उम्मीदों के बोझ ने हरीश रावत को इतना बेजार कर दिया कि अब वो अपना पता बदलने की बात करने लगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर हरीश रावत ने इस बात का इशारा भी कर दिया कि अब उनका दिल देहरादून में लगता नहीं। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, हरीश रावत के बिन उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी की पटकथा कैसे लिखी जाएगी, इसका भी है।
सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड में अब कांग्रेस को हरीश रावत के बिना चलना सीख लेना चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में हरीश रावत का दखल भी कम या फिर खत्म होने को है। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक मुरली मनोहर जोशी को उनकी पारंपरिक सीट से हराकर राजनीति में नया मुकाम बनाने वाला 1980 का ये युवा सांसद अब राजनीतिक रूप से बूढ़ा हो चला है। सवाल ये भी है कि क्या कभी हार न मान फिर एक बार राजनीति के मैदान में कूदने वाले हरीश रावत अब थक चुके हैं। सवाल ये भी है कि सांसद से केंद्रीय मंत्री और फिर राज्य के मुख्यमंत्री तक का राजनीतिक सफर तय करने वाले हरीश रावत के सामने क्या राजनीतिक संन्यास की मजबूरी अब आन खड़ी हुई है। तो फिर ऐसे में होगा क्या, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की हर सियासी पंचायत का आगाज से लेकर अंत तक हरीश रावत के पास ही होता आया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से लेकर कद्दावर नेताओं तक के गिले शिकवे दूर करने का जिम्मा तक हरीश रावत के पास ही हुआ करता था। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि उत्तराखंड कांग्रेस में ये हरीश रावत युग के अवसान का प्रारंभ है, या फिर ये मान लिया जाए कि उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रारब्ध का भी ये प्रारंभ है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर हुए पथराव और झगड़े के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रुड़की के भगवानपुर में भी हनुमान जयंती के मौके पर दो समुदाय के बीच हुए झगड़े में कई लोगों के घायल होने की खबर है, तो प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर दिल्ली में हुए पथराव के बाद इसकी चिंगारी उत्तराखंड में भी सुलगती दिखी। रुड़की के भगवानपुर के जलालपुर गांव में भी हनुमान जयंती के मौके पर दो समुदाय के बीच हुए झगड़े और पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। मामला कल देर शाम का है, जहां हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी कि इस बीच दूसरे समुदाय के लोगों ने अचानक पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होता देख मौके पर पहुंचकर एसएसपी और डीएम को मोर्चा संभालना पड़ा। क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है, तो दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान ये जो जाड़ा जलालपुर गांव है, वहाँ पे कतिपय व्यक्तियों के द्वारा इस शोभा यात्रा की तरफ पथराव किया गया और जिसके बाद वहाँ पर सांप्रदायिक जो सौहार्द था वो खराब हुआ। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शोभा यात्रा पूर्ण हुई है। इस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें जो नामित व्यक्ति हैं इनकी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद है। सुरक्षा के मद्देनजर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इस घटना के बाद सवाल भी कई खड़े होते दिख रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि शोभा यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजामात नहीं थे, और अगर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात पुख्ता रहे तो आखिर ये घटना घटित क्यों हुई। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले की जाँच में क्या कुछ बाहर लेकर आती है। टाइम टीवी के लिए भगवानपुर से तौसीफ अली की रिपोर्ट। हल्द्वानी शहर में सड़कों की हालत खस्ता हाल है। इसकी वजह से शहर में करीब 162 किलोमीटर में बिछाई गई गैस पाइपलाइन बताई जा रही है। गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए सड़कों को खोदा तो गया, लेकिन उनके मानकों के अनुरूप पाटा नहीं गया। अब जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने मानकों के अनुरूप सड़कों को ठीक करने के आदेश दिए हैं। ठेकेदारों के माध्यम से जो ये लोग काम करा रहे हैं, कल जब हम लोगों ने मीटिंग ली थी उससे पहले एक कमेटी हमने बनाई थी और उस कमेटी में एक्शन जो निर्माण खंड है उनको हम लोगों ने इंचार्ज बनाया था। तो उन्होंने अपनी रिपोर्टें हमें दी हैं कि किन किन जगहों पे जहाँ पे सड़कों खोदी हैं उनको पाटा गया वो मानकों के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो सड़कें वो भी हैं जिसमें अब अधिशासी अभियंता को अपनी सड़कें बनानी भी हैं। तो ये हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं धीरे धीरे। आज के वक्त में आधार कार्ड बेहद जरूरी है। स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत होती है।
शारीरिक रूप से किसी बीमारी की जद में आने से कई लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पाए, लेकिन देहरादून में मौजूद रीजनल आधार कार्ड सेंटर में ऐसे ही समस्याओं का हल किया जा रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के सल्ट की रहने वाली धन्ना देवी को भी स्किन प्रॉब्लम है। फिंगरप्रिंट नहीं आने की वजह से आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाया, लेकिन अब आधार कार्ड प्रोसेस पर है। आधार कार्ड उंगलियों का निशाना नहीं आया। अच्छा, तो कितने टाइम से आपको परेशानी चल रही है? 2-3-4 साल से। अब आप मेरी समस्या दूर हो जाएगी। जी, मतलब आधार कार्ड आपका प्रोसेस। हाँ। राशन कार्ड का जो आप बोल रहे हैं कि हाँ, राशन कार्ड में से नाम कट गया था। आधार कार्ड की वजह से। हाँ, आधार कार्ड की वजह से। और आधार कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा था आपका? उंगलियों का निशान नहीं आया। और यहाँ पे आज तकरीबन काफ़ी लोगों का, हज़ारों लोगों का जो अपडेशन प्रोसेस और इनरोलमेंट प्रोसेस था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नॉट इवन दिस, जो फार फ्लंग एरियाज़ में भी हम लोगों ने कैंप लगाए हैं। कैंप में भी काफ़ी समस्याएं आती हैं, लोगों के आधार से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हैं। और फार फ्लंग एरियाज़ में तो ऐसे भी आदमी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, 90+ एज ग्रुप की जो लेडीज़ और जेंट्स हैं जिनके आज तक आधार नहीं बने हैं, और हमने प्रयास किया है कि मैक्सिमम लोगों को कवर दिया जाए। देहरादून में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में पंचायती मंत्री सतपाल महाराज ने भी शिरकत की। जब ग्राम राज्य जो है मजबूत होगा तो राम राज्य आएगा। आज पंचायतों को मजबूत करने के लिए हमने ये एक दिन की कार्यशाला ऑर्गेनाइज की है, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से भी लगभग 30 प्रतिनिधि आने वाले हैं। मैंने वहाँ के बड़ा नज़दीक से देखा है, तो आज वहाँ जो पंचायती राज लागू हुआ है एक्ट, ये अपने आप में अभिनंदन योग्य है, स्वागत योग्य है, और वहाँ पर भी धरातल पर काम उतरने लगे हैं। तो आज उनके बीच में उनका हम स्वागत करेंगे। उधर लोहाघाट में उपजिला चिकित्सालय के जन औषधि केंद्र में दवाओं का अभाव है। इस वजह से मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर से महंगी दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। नाराज ग्रामीणों ने मामले पर प्रशासन से संज्ञान लेने की अपील की। के लिए मतलब दवा लाने के लिए भैया, तो क्या आपको वहाँ दवा मिल पाई, नहीं मिल पाई क्या वहाँ? नहीं सर, नहीं मिल पाई। बाहर से लेने के लिए कहा। जब बाहर से लेंगे आप दवा? हाँ। तो जन औषधि केंद्र में नहीं मिली आपको? नहीं सर। दवा लेने जन औषधि केंद्र भैया, दवाई मिली नहीं मिली आपको? नहीं मिली दवाई। जन औषधि केंद्र में दवा नहीं मिली? आज नहीं मिली, किसी दिन मिलती है, किसी दिन नहीं मिलती। तो अब क्या करोगे आप? कहाँ से लोगे? हम यहीं से तो लेंगे, 2-7 दिन में कह रहे हैं आ जाएंगे, तो यहाँ से लेंगे ना प्राइवेट से खरीदेंगे। हरिद्वार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ चोरों ने नगर निगम में एमएनए सहित 5 दफ्तरों को निशाना बनाया है। चोर यहाँ दफ्तरों का ताला तोड़कर कई फाइलें खंगाल कर अपने साथ ले गए। अब सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमने मुझे सूचना दी थी फ़ोन से, तो मैंने तुरंत चौकी इंचार्ज को वहाँ पे भेजा। तो चौकी इंचार्ज ने अपने जो फिजिकल इंस्पेक्शन वहाँ पे है उस पर देखा कि वहाँ 2-3 ताले टूटे हैं, और CCTV में ये बात कवर भी हो रही कि कोई व्यक्ति वहाँ कुछ ढूंढने की फिराक से गया था। अभी तक की सूचना के अनुसार, तथ्यों के अनुसार कुछ विशेष चीज़ चोरी नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि किसी फाइल या किसी पर्टिकुलर किसी एक विशेष चीज़ को ढूंढने के लिए वो व्यक्ति वहाँ गया था। बाकी CCTV में और सर्च कर रहे हैं, जो वहाँ के कर्मचारी, उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। पार्टी में अनदेखी से नाराज कांग्रेस विधायक हरीश धामी का बड़ा बयान। 2027 में कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में मंथन के बाद सीएम धामी के उपचुनाव को लेकर जल्द तस्वीर होगी साफ। चंपावत से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री धामी, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी। भीतरघातियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने संगठन में बदलाव की अटकलों पर लगाया विराम। मदन कौशिक ही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में नदारद दिखे प्रीतम सिंह। पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की सुगबुगाहट तेज, सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू। और हनुमान जयंती पर हुए पथराव के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। रुड़की में हुई घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात, 13 लोगों समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज।